नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दस्ता.com पर। आज हम बात करने वाले हैं एक सामाजिक कृति मृत्यु भोज जो अवसर मौसर गंगा प्रसादी शीशी पूजन नुक्ता के नाम से प्रसिद्ध है। वो समाज में एक दीमक का कार्य कर रही है। उसी पर मैं आज अपने विचार रखने वाला हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने सुझाव जरूर लिखिए कि किस प्रकार से इस मृत्युभोज को खत्म किया जा सके। जानवर भी अपने किसी साथी के मरने पर मिलकर वियोग प्रकट करते हैं, पर यह किसी व्यक्ति के मरने पर उसके सगे संबंधी भोज करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। किसी घर में खुशी का मौका हो तो समझ आता है कि मिठाई बनाकर खिलाकर खुशी का इजहार करें, खुशी जाहिर करें। लेकिन किसी व्यक्ति के मरने पर मिठाइयाँ परोसी जाए, खाई जाए, इस शर्मनाक परंपरा को मानवता की किस श्रेणी में रखें। राजस्थान के 4 उत्तरी जिले झुंझुनू, सीकर, चूरू और हनुमानगढ़ को छोड़ दें, शेष 29 जिलों में किसी परिजन के मरने पर क्रियाक्रम के साथ मृत्युभोज करने की एक स्थापित कुरीति। ओसवाल जाति ऐसा नहीं करती, बाकी सभी जाति समूह मृत्युभोज करते हैं। इस भोज के अलग अलग तरीके हैं। कहीं पर है यह एक ही दिन में किया जाता है, कहीं पर दूसरे दिन से शुरू होकर 12वें 13वें दिन तक चलता है। हमने यहाँ तक देखा है कि कई लोग शमशान घाट से सीधे ही भोजन करने चल पड़ते हैं और जमकर मिठाइयाँ खाते हैं। हमने तो ऐसे लोगों को सुझाव भी दिया था कि क्यों न वे शमशान घाट पर ही टेंट लगाकर जिम ले। कहीं कहीं मोहल्ले के लोग, मित्र, रिश्तेदार फौज में शामिल होते हैं, कहीं गाँव तो कहीं कहीं पूरा सेक्टर। तब यह हैसियत दिखाने का अवसर बन जाता है। आसपास के कई गांवों में ट्रैक्टर ट्रॉलियां में गिद्धों की भांति जनता इस घृणित भोज पर टूटती पड़ती हुई दिखाई देती है। कस्बों में विभिन्न जातियों की न्यात एक साथ इस भोज पर जमा होती है। 60 वर्षों से स्कूल कॉलेज हमें चला रहे हैं, परंतु शिक्षा व्यक्ति भी इस जाहिल कार्य में बढ़कर भाग लेकर इस समस्या को विकट हो जाती है, क्योंकि अशिक्षित लोगों के लिए इस क्रूरति के पक्ष में तर्क जुटाने वाला पढ़ा लिखा वकील खड़ा होता है। मूल परंपरा क्या थी? लेकिन जब हमने 80-90 वर्ष के बुजुर्गों से इस क्रूरति के चलन के बारे में पूछा तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आई। उन्होंने बताया कि उनके ज़माने में ऐसा नहीं था। रिश्तेदार ही घर पर मिलने आते थे, उन्होंने पड़ोसी भोजन के लिए ले जाया करते थे, सादा भोजन करवा देते थे। मृत व्यक्ति के घर 12वें दिन तक कोई भोजन नहीं बनता था। 13वें दिन कुछ सादे क्रियाक्रम होते थे और ब्राह्मणों एवं घर परिवार के लोगों का खाना बनता था, शौक तोड़ दिया जाता था बस। शास्त्र भी यही कहते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी भी मृत व्यक्ति के घर 12 दिन तक पानी पीना भी हिंदुओं के लिए वर्जित है। मुस्लिम परंपरा और ग्रंथ भी यही कहते हैं। उनमें भी नियत समय तक मृतक के घर ऐसे ही भोजन को गैर इस्लामी कहा गया है। 12वें और 13वें दिन के बाद घर की शुद्धि और आत्मा की शांति के लिए कुछ क्रियाक्रमों का प्रावधान है। मुस्लिमों में ऐसा 40वें दिन पर होता है। घर परिवार और पंडित पुरोहित फकीरों के लिए भोजन बन जाए ताकि शौक को औपचारिक रूप से तोड़ा जा सके। इस भारतीय परंपरा का अपना मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। इस प्रकार की प्रक्रियाओं में उलझन और आने जाने वालों के कारण परिवार को परिजन के बिछुड़ने का दर्द भूलने में मदद हो जाती है। मृत्युभोज का तमाशा, लेकिन इधर तो परिजनों के बिछड़ने के साथ एक और दर्द जुड़ जाता है। मृत्युभोज के लिए 50,000 रुपये से 2 लाख तक का साधारण इंतजाम करने का दर्द। ऐसा नहीं करो तो समाज में इज्जत नहीं बचे। क्या गजब पैमाना बनाया है हमने इज्जत के। अपने धर्म को खराब करके, परिवार को बर्बाद करके इज्जत पाने का पैमाना। कहीं कहीं पर तो इस अवसर पर अफीम की मनमार भी करनी पड़ती है। इसका खर्च मृत्युभोज के भोजन की बराबरी पड़ता है। बड़े बड़े नेता और अफसर इस अफीम का आनंद लेकर कानून का खुला मजाक उड़ाते अक्सर देखे जाते हैं। कपड़ों का लेन देन भी ऐसे अवसरों पर जमकर होता है। कपड़े केवल दिखाने के, पहनने लायक नहीं, बर्बादी का ऐसा नंगा नाच जिस प्रदेश में चल रहा हो वहाँ पर पूंजी कहाँ बचेगी, उत्पादन कैसे बढ़ेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। राजस्थान में नकली घी, शक्कर, तेल, आटे, कपड़े, अफीम, ये खेल लगभग 10 से 15,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष में बैठता है। नरेगा में सरकार कितना पैसा परिवारों तक पहुंचा पाएगी? उससे तो ज़्यादा खर्च
मृत्युभोज पर ही हो जाता है। इस खेल को प्रायोजित करने में भूमाफिया, ब्याज माफिया, मिलावट माफिया संगठित होकर आगे आते हैं। अपने अपने समाज के ठेकेदार बनकर ये माफिया मृत्युभोज की कुरीति को आगे बढ़ाते हैं। इसे पक्का करने के लिए उनके स्वयं के परिजनों की मौत पर बढ़ चढ़कर खर्च करते हैं, ताकि मध्यम और निम्न वर्ग इसे आवश्यक परंपरा मानकर चलता रहे। अजीब लगता है जब ये देखते हैं कि जवान मौतों पर समाज के लोग मिठाइयाँ उड़ा रहे होते हैं। हम आदिवासियों को क्या कहेंगे जब हमारा तथाकथित सभ्य समाज भी ऐसी घिनौनी हरकतें करता है। लोग शर्म नहीं करते जब जवान बाप या माँ के मरने पर उनके बच्चे अनाथ होकर सिर मुंडाए आसपास घूम रहे होते हैं और समाज के प्रतिष्ठित लोग उस परिवार की मदद करने के स्थान पर भोज कर रहे होते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि इधर शहीदों तक को नहीं बख्शा गया है। उनका स्मारक बनाने के नाम पर फोटो खिंचवाते देशभक्त नेता और समाज के लोग शहीद के परिवार को मिली सहायता सवा करने से भी नहीं चूकते। शासन और बुद्धिजीवियों के लिए ये समस्या अभी अपनी गंभीरता प्रकट नहीं कर पाई है। वे तो बाल विवाह के पीछे पड़े हैं। बालिका शिक्षा उनकी फैशनेबल मुहिम है। उन्हें नहीं पता कि एक मृत्युभोज किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति को अंदर तक हिला देता है। गांव और कस्बों के लिए इस कड़ी सच्चाई का या तो उन्हें बोध नहीं है या फिर वे कुछ नहीं कर पाने के कारण मौन धारण कर बैठ गए हैं। मृत्युभोज की विवत्सा अभी ठीक से प्रदेश के मंच पर आ ही नहीं पाई। इससे आर्थिक दुष्परिणाम के बारे में अभी ठीक से सोचा नहीं गया। आप देखिए वह परिवार क्या बालिका शिक्षा की सोचेगा तो ऐसी कृतियों के कारण कर्जे में डूब गया। ऐसा परिवार बाल विवाह भी मजबूरी में करता है ताकि कैसे भी करके एक सामाजिक जिम्मेदारी पूरी हो जाए। मृत्युभोज को रोकने के लिए 1960 में मृत्युभोज निवारण अधिनियम भी बनाए, जिसके तहत सजा व जुर्माने का स्पष्ट प्रावधान है। परिवार एवं पंडित पुरोहितों को मिलाकर 100 व्यक्तियों तक का भोजनी कानून बन सकता है। इससे बड़े आयोजन पर उस सेक्टर का सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की कुर्सी छीन सकती है। लेकिन शासन अभी भी मौन है। क्यों? क्योंकि वोटों के लालच में। यहाँ तक कि इससे मृत्युभोजों में नेता अफसर स्वयं भी भाग लेते रहते हैं। फिर किसकी मजाल जो शिकायत करे। लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के चलते और प्रबल जन जागरण से हमारा मृत्युभोज की बौद्ध आंदोलन काफी सफल रहा। फिर भी मिठाई बनना अभी बंद नहीं हुआ है। हाँ, आयोजन का स्तर जरूर छोटा हो गया है। आज भी में अखबार में खुलेआम गंगा प्रसादी की घोषणा की जाती है। ये गंगा प्रसादी और कुछ नहीं, मृत्युभोज है। कानूनी अड़चनों से बचने के लिए कुछ न्यायविदों, प्रश्नवाचक ने यह शब्द सुझा कर समाज की सेवा की। वे कहते हैं कि हमें गंगा मैया का प्रसाद बांट रहे हैं। यह अलग बात है कि इस प्रसाद को मिठाइयों में डालकर बांट रहे हैं। कुतर्कों का जाल अब आइए कुछ कुतर्कों से जूझें, क्योंकि जब भी मृत्युभोज रोकने का प्रयास होगा तो ये सामने लाए जाएंगे। कमाल तो यह है कि कुतर्कों से पूरे राजस्थान के कस्बों गांवों में समान रूप से सुधारकों के सामने फेंके जाते हैं। ये कुतर्क शास्त्री महिलाओं और बुजुर्गों का अपना खास निशाना बनाते हैं। कभी शराबबंदी की बात को बीच में लाकर इस मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। पहले शराब बंद करो फिर मृत्युभोज बंद करेंगे का अड़ंगा राजस्थान के प्रत्येक भाग में समान रूप से लगाया जाता है। कल को कह देंगे कि मोबाइल बंद करो। अब शराब और मोबाइल का मृत्युभोज से क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है? फिर भी स्वार्थी लोगों की क्षमता तो देखिए कि वे अपनी बात को कितनी सावधानी से फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। और सही बात कहने वाले चिल्लाते रहते हैं, परंतु उनकी बात का प्रचार गति आसानी से नहीं पकड़ता। जैसे माँ बाप जीवन भर हमारे लिए कमा कर गए हैं तो उनके लिए हम कुछ नहीं करें क्या? इस पहले कुतर्क से हमें भावुक करने की कोशिश की जाती है। हकीकत तो यह है कि आजकल अधिकांश माँ बाप कर्ज छोड़कर जा रहे हैं। उनकी जीवन भर की कमाई भी कृतियों और दिखाओं की भेंट चढ़ी गई। फिर भी अगर कुछ पैसा उन्होंने हमारे लिए रखा भी है तो ये उनका फर्ज था। हम यही कर सकते हैं कि जीते जी उनकी सेवा कर लें, लेकिन जीते जी तो हमने उनसे ठीक से बात नहीं करते। वे कोसते रहते हैं
हम उठाकर दवाई नहीं दे पाते। अचरज होता है कि मृत्युबोझ वही लोग बड़ा मृत्युबोझ या दिखावा करते हैं जिनके माँ बाप जीवन भर तिरस्कृत रहे। खैर चलिए, अगर माँ बाप ने हमारे लिए कमाया है तो उनकी याद में हम कई जनित के कार्य कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं। जरूरतमंद की मदद, स्कूल अस्पताल के कमरे बना दें, पेड़ लगा दें, ऐसी बहुत कार्य करनी होगी। परंतु हट्टे कट्टे लोगों को भोजन करवाने से उनकी आत्मा को क्या आराम मिलेगा। जीवन भर जो ठीक से खाना नहीं खा पाए, उनके घर में इस तरह की दावत उड़ेगी तो उनकी आत्मा पर क्या बीतेगी। या फिर अपने क्रियाकर्मों के लिए अपनी औलादों को कर्ज लेते, खेत बेचते देखेंगे तो कैसी शांति अनुभव करेंगे। जो जमीन जीवन में बचाई उनके मरने पर बिक गई तो क्या आत्मा ठंडी हो जाएगी। क्या घर आए मेहमानों को भूखा भेज दे। पहली बात को शोक प्रकट करने आने वाले वो रिश्तेदार मित्र मेहमान नहीं होते, उनको भी सोचना चाहिए कि शोक संतृप्त परिवार को दुखी क्यों करे। अब तक तो साधन भी बहुत है, सुबह से शाम तक वापिस अपने घर पहुंचा जा सकता है। इसी किसी पीटे तर्क को किनारे रख दें। तो आप भी नुक्ता प्रथा के घोर विरोधी हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।